गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज स्टार्ट करते हैं हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति से। भारतीय राजनीति या कहें इंडियन पॉलिटी भारत सरकार के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस और यूपीएससी तक पूछता है इंडियन पॉलिटी से। एसएससी की बात करें तो एसएससी के जीएस के जो 25 सवाल आते हैं उसमें से करीबन 6 से 7 सवाल इंडियन पॉलिटी से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी। ये सबसे इजी भी है और सबसे हार्ड भी है। सबसे इजी इसलिए क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते रहते हैं। इंडियन पॉलिटी के बाद आपको ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में जो कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, शिवसेना की सरकार थी, वही कुछ दिनों बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सरकार कैसे बन गई। इंडियन पॉलिटी से ही आप समझेंगे जो राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे कुछ दिन पहले, अब वो 50 जिले कैसे हो चुके हैं। इसी से आप समझेंगे कि लद्दाख 6वें शेड्यूल, 6th शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहा है। अगर आप इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को देखें तो सिलेबस दिखने में तो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी दिखाई देगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति मेनली बेस्ड है आपके संविधान पर। कुछ चीजें हैं जो संविधान के बाहर की भी है, लेकिन 70 से 80% चीज संविधान के अंदर से पूछी जाती है। उसके बाहर में देखें तो हमको पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखना होगा। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ भारत और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो संविधान बनने से पहले या आज़ादी से पहले हमारे देश में जो यूरोपियंस आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे मेनली, उन्होंने ऐसे क्या राजनीतिक बदलाव किए जिसका असर या इफेक्ट हमारे संविधान पर पड़ा। तो ये आज हम देखेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये भी सिलेबस है जिसके अंदर सिटीजनशिप भी आती है। ये पूरा सिलेबस है जिसके अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बजट, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आता है। इमरजेंसी के प्रोविजंस भी आते हैं। इसी के अंदर ही राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, सीबीआई तक मिल जाएगा। ये सब है आपके सभी ये सिलेबस के अंदर इंडियन पॉलिटी के। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारत आजाद होने से पहले ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसका असर भारत के संविधान पर पड़ा। तो स्टार्ट करेंगे हम यूरोपियंस के अराइवल से कि जब यूरोपियंस आए, क्योंकि उनसे पहले तो हमारे देश में राजतंत्र हुआ करता था, मुगल राज चला करता था। तो यूरोपियंस जब आए उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना सुपीरियरिटी दिखाई और उसके बाद से धीरे धीरे कैसे राजनीतिक बदलाव चालू हुए, कैसे सरकारें बनना चालू हुई, कैसे नेता इलेक्शंस आने लगे, वोट डालने का अधिकार मिला, ये सब देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी में। और ये देखेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करेंगे कि यूरोपियंस कैसे आए। तो सबसे पहले यूरोपियंस आए क्यों थे। यूरोपियंस इसलिए आए थे क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था भारत से ट्रेड करने के लिए। जब 7वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, तो अरब्स का रूल चालू हो गया, अरब ट्रेडर्स का, अरब रूलर्स का, और ऑटोमन एम्पायर बनना चालू हुआ था उसी के बाद ही। तो जो लैंड रूट और जो मेन सी रूट था, जो रेड सी वाला सी रूट है, लाल सागर वाला, वो सारा का सारा मुस्लिम ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स के अंदर आ चुका था। अब यूरोपियंस को
जो मसाले खरीदने थे, जो ट्रेड करना था भारत के साथ, क्योंकि भारत के मसाले जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसको यूरोपियन मार्केट में, तो यूरोपियंस को वो चाहिए था। तब उसके लिए उनको मिडिलमैन जो बिचौले होते थे उनका इस्तेमाल करना पड़ता था, और वो जो मसाला या कुछ भी ट्रेड कम्युनिटी होगी वो बहुत महंगी पड़ती थी और मार्केट में जाने से और भी महंगी हो जाती थी, तो उनसे उनका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा था, नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले जो जिसने ये सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट रूट देखा जाए, भारत के लिए डायरेक्ट रूट देखा जाए, तो वो थे पुर्तगीज। सबसे पहले जो यूरोपियंस आए देश के अंदर वो थे पुर्तगीज। पुर्तगीज आए 1948 के अंदर, पुर्तगीज आए थे 1948 के अंदर, और उसको लीड किया था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा आए थे केरला की जो जगह है कलिकट, जिसको आज हम कहते हैं कोझिकोडे, वहाँ पर। और उस टाइम के जो राजा थे वहाँ पे वो थे जैमोरिन, और जैमोरिन ने भी उनका स्वागत किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि बाहर के देश के ट्रेडर्स हमारे देश में आए और ट्रेड करें तो उनका भी फायदा हो। और सबसे पहले पुर्तगीज ने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, अपनी स्टैब्लिशमेंट की, वो 1503 में की कोचीन के अंदर, आज का जो कोच्चि है वहां पर। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस हमारे देश में आए थे वो थे पुर्तगीज। जिसके बाद पुर्तगीज के बाद आए डच। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, क्योंकि डच जो भाषा है वो नीदरलैंड्स की है, इसको पहले हम हॉलैंड बोलते थे। तो द नीदरलैंड्स से आए डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जिन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 में बनाई मसूलीपट्टनम में। अब मसूलीपट्टनम है जो आज का मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी करी। तो दूसरे जो यूरोपियंस थे जो देश में आए थे वो थे डच या फिर नीदरलैंड्स के लोग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आए थे वो थे इंग्लैंड से, जो थे इंग्लैंड से ब्रिटिश आए। 31 दिसंबर 1600 को जो वहाँ की महारानी थी, क्वीन थी एलिजाबेथ I, उन्होंने ऑथराइज किया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज किया कि आप भारत जाइए और भारत में जाके ट्रेड कीजिए, और मोनोपोली दे दी कि मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी इंग्लैंड से जो वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है। शुरुआती दौर में ये सिर्फ 15 साल तक के लिए वैलिड था कि आप 15 साल तक के लिए आपका ट्रेडिंग राइट है, भारत जाके आप ट्रेड कर सकते हो, जिसको 1609 के अंदर बढ़ाकर इनडेफिनेटली टाइम तक, मतलब जब तक क्राउन चाहेगा, जो किंग है इंग्लैंड की, वो चाहेगी तब तक ये काम कर सकते हैं या मोनोपोली इनकी हो सकती है। 1609 में विलियम हॉकिंस ने जहांगीर की सभा में जाकर कहा कि हमको सूरत में एक फैक्ट्री खोलनी है, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया, क्योंकि जहांगीर को भड़काने वाले थे पुर्तगीज नहीं चाहते थे कोई और यूरोपियन कंपनी आए या यूरोपियन देश आए भारत के अंदर ट्रेड करने। तो 1609 के अंदर विलियम हॉकिंस को मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे नहीं खोल सकते। लेकिन 1613 में जाके ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री खोली सूरत में, 1613 में। उसके बाद 1616 के अंदर मसूलीपट्टनम, जो आज का मछलीपट्टनम है, वहाँ पर मसूलीपट्टनम में 1616 में खोली। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स, क्योंकि इसी के बाद भारत की राजनीति चेंज होने लगी थी ब्रिटिशर्स की वजह से ही। लेकिन कुछ और यूरोपियंस भी थे जो आए थे, जैसे
फ्रेंच भी आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी 1664 के अंदर। जो वहाँ के राजा थे लुइस 14, उनके एक मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्होंने बनाई थी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आई भारत में और पहली जो फैक्ट्री उन्होंने खोली वो 1669 में खोली थी सूरत के अंदर, सॉरी 67 में खोली थी सूरत में पहली फैक्ट्री। फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई और उसके पहले एक और कंपनी भी आई थी जिसका इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया यूरोपियंस को, उस कंपनी को, वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी डेनमार्क से और इसने पहली फैक्ट्री हम अपनी खोली 1620 में तंजौर के आसपास, जो आज का तंजौर है तमिलनाडु का, उसके आसपास पहली फैक्ट्री खोली 1620 में। लेकिन इतना इंपॉर्टेंस को दिया नहीं गया क्योंकि इन्होंने जितनी भी फैक्ट्रीज थी अपनी वो बेच दी थी ब्रिटिशर्स को कुछ टाइम बाद। इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिटिशर्स, क्योंकि आए तो सभी थे, पुर्तगीज भी आए थे डेनमार्क से, पुर्तगीज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डेनमार्क से डेनिश भी आए थे, आए सब थे भारत में ट्रेड करने के लिए। लेकिन लास्ट में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बच पाए क्योंकि उनकी सुपीरियर जो स्किल्स थी, मिलिट्री स्किल्स थी, उनके पास डिसिप्लिन था, उनके पास फाइनेंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जो प्राइवेटली डिसीजन ले सकती थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था, गवर्नमेंट की कंपनी थी। और गवर्नमेंट की कंपनी आपको पता होगा किस हिसाब से काम करती है, लेट लतीफ से। तो ब्रिटिशर्स आए तो थे 1600 के आसपास, 1609 1613 में पहली फैक्ट्री भी खोल ली थी। और जो उसके पहले या बाद के जितने भी यूरोपियंस आए थे, अगर बात करें पोर्तुगीज की, तो पोर्तुगीज सिमट कर रह गए गोवा दमन दीव वाले रीजन में, यहीं पे ये लोग सिमट कर रह गए क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इनका जो इफेक्ट था वो मोस्टली इन्होंने शिफ्ट कर लिया था ब्राज़ील की तरफ। पोर्तुगीज इंडिया छोड़कर ब्राज़ील चले गए। अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो फ्रांस के साथ तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे ब्रिटिशर्स के। 40 से 49 तक पहला कार्नेटिक वॉर, 49 से 54 तक दूसरा कार्नेटिक वॉर, फिर 58 से 63 तक तीसरा कार्नेटिक वॉर, और 1760 में बैटल ऑफ वादिवॉस, बैटल ऑफ वादिवॉस हुआ। कहां पर, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच, जिसके अंदर बैटल ऑफ वादिवॉस के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो खत्म हो गई। मेनली जो 7 ईयर्स वॉर था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जो चला था 1756 से 1763 तक, इसके अंदर फ्रांस पूरी तरह तक खत्म हो चुका था इंडिया से और सिर्फ सिमट कर रह गया था पौंडीचेरी तक। पौंडीचेरी अकेली एक उनका स्टैब्लिशमेंट बची थी, ठिकाना था फ्रांस का। डच भी इंडिया में यही करने आए थे, लेकिन डच धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी से हम नहीं लड़ पाएंगे, तो वो शिफ्ट हो गए इंडोनेशिया की तरफ। डच लास्ट जो उनके बीच में वॉर हुआ था वो था डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन्स के बीच, वो था बैटल ऑफ बेदारा का। बेदारा ये हुआ था 1759 में, बैटल ऑफ बेदारा, जिसके बाद समझ में आ गया डच को कि हम इंडोनेशिया में ठीक है, वहीं से हम कारोबार कर सकते हैं, इंडिया हम ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। तो ब्रिटिशर्स के पास पूरा का पूरा ट्रेड आ चुका था 1760s तक, पूरा का पूरा ट्रेड भारत का इनके पास आ चुका था, ब्रिटिशर्स के पास। और जो फाइनल स्ट्रोक था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा बना लिया भारत के अंदर, वो था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध।
बैटल ऑफ बक्सर, जिसके अंदर मीर कासिम एक तरफ थे, मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब, शाह आलम टू जो मुगल थे, मुगल राजा, एक तो तरफ ये थे और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश फौज। ब्रिटिश फौज ने इनको हरा डाला बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, जिसके बाद नई राजनीति चालू हुई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब की गई? ये साइन की गई थी 1765 में, 1765 के अंदर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की, जिसके अंदर ये कहा गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनका जो दीवानी राइट होगा, कौन सा राइट? दीवानी राइट, दीवानी के अधिकार, वो होंगे ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिशर्स के पास। अब दीवानी राइट किसको कहेंगे? दीवानी के अधिकार किसको कहेंगे? रेवेन्यू कलेक्शन को, टैक्स कलेक्शन को, पैसा वसूलने को, ये सब चला गया, दीवानी के अधिकार चले गए ब्रिटिशर्स के पास 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, इन तीनों एरिया के। और यही तीन एरिया सबसे इंपॉर्टेंट थे। बंगाल उस टाइम पे बहुत पैसा देता था ब्रिटिश सरकार को, बहुत पैसा मिलता था वहां से। जो गवर्नर थे उस टाइम पर, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव थे वहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। और इन्होंने स्टार्ट की डुअल गवर्नमेंट, दो सरकारें। ब्रिटिश जो टेरिटरी थी ब्रिटिश सरकार के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो टेरिटरीज थी, वहां पे दो तरह की सरकार चालू की गई। तो स्टार्ट हुआ था डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो चला था 1765 से लेकर 1773 तक, और उसके बाद खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद समझ में आ गया था ये कुछ काम का नहीं है, सरकार को बहुत लॉस हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था इससे। हुआ क्या था, डुअल गवर्नमेंट में क्या किया गया कि जो दीवानी राइट्स थे वो तो किसके पास थे? आ गए थे ब्रिटिशर्स के पास। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवानी राइट्स ले रही थी, दीवानी अधिकार उनके पास थे, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन इनके हाथ में आ चुके थे। और जो निजामत राइट्स थे, निजामत अधिकार थे, वो तो थे तो राजा के पास। निजामत किसको कहेंगे? जो पुलिस वाला काम था, जुडिशरी न्याय वाला काम था, ये सब थे तो राजा के पास, लेकिन इनडायरेक्टली इनको ऑपरेट कर रहे थे जो जिसको ब्रिटिशर्स ने चुना था, वो थे डिप्यूटी सूबेदार। तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी डुअल सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, दो सरकार का सिस्टम, और ये चला था 1765 से लेकर 1772 तक। उसके बाद ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि सरकार को समझ में आ चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है, नुकसान बड़ा हो रहा है। उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। हुआ क्या था वैसे डुअल गवर्नमेंट में? हुआ क्या था, डुअल गवर्नमेंट के अंदर दो सरकारें थी। एक थी जो दीवानी अधिकार यूज़ कर रही थी, दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स, और वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी के अंदर क्या करना था? जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन था वो इनके पास था। और जो दूसरा था, जो दूसरी तरह की सरकार थी, जो दूसरा राइट था, वो था निजामत राइट्स, निजामत के अधिकार। निजामत अधिकार वो था जिसके अंदर आप पुलिस को देखोगे, जुडिशरी देखोगे, लॉ एंड ऑर्डर को देखोगे। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, जो दीवानी राइट्स देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। जो निजामत थे वो वैसे तो जो राजा थे, निजाम थे, उनके हाथ में थे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने अपना डिप्यूटी सूबेदार वहां पर अपॉइंट कर रखा था,
जो निजामत राइट्स देखेगा, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही थे, जिससे अब देख रहे हो कितना मैसी है ये, कौन क्या संभाल रहा है, ऊपर नीचे का मामला है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान बड़ा होने लगा, रेवेन्यू लॉस होने लगा। एक तो करप्शन बहुत था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा था, घाटे में जा रही थी, लेकिन जितने भी नौकरशाह थे, जितने भी नौकर थे, वो सब के सब बड़े अमीर होते जा रहे थे। सबके पास पैसा बहुत था, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कर्मचारियों के पास बहुत पैसा था, क्योंकि करप्शन बहुत हाई था। वैसे तो अपने ट्रेडिंग राइट्स की मोनोपोली बरकरार रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल का करीबन 40,000 पाउंड देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की सरकार को। लेकिन 1768 के बाद से उन्होंने अपना पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं था कंपनी के पास, कर्मचारी सारे पैसा लूट मार रहे थे, इनके पास पैसा नहीं था। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अकेला ये रीजन नहीं था करप्शन, एक और रीजन था, एक और कारण था। इस टाइम के आसपास जो अमेरिका में ब्रिटेन की जो टी सेल्स थी, जो चाय की बिक्री थी, वो बहुत कम हो गई, क्योंकि डच मार्केट आ चुका था। जो नीदरलैंड्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने वो मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, लीगली इलीगली, लेकिन करना उन्होंने चालू कर दिया था। उनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा था और इनका कम होता जा रहा था टी में, तो और रेवेन्यू नुकसान होने लगा। 1968 तक इनका रेवेन्यू बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो गया था, पैसे देने के लाले हो गए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट को। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लोन लिया, करीबन 1 से 1.5 मिलियन या फिर 10 लाख से 15 लाख तक का कुछ लोन लिया, लाख पाउंड का लोन लिया ब्रिटेन गवर्नमेंट और वहाँ की बैंकों से, कि हम वापस से बिजनेस जनरेट करेंगे और ये पैसा उनको वापस देंगे, लोन के साथ पैसा भी देंगे और जो मोनोपोली बनाने के लिए 40,000 पाउंड देने थे वो भी हम देंगे। लेकिन 1770s के आसपास जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे लॉर्ड नॉर्थ। उनको समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब तो धांधलेबाजी में चल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए आया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला एक्ट था जो भारत में लाया गया था, भारत के इतिहास में पहला एक्ट था जिसने तय किया कि भारत की राजनीति आगे जाके कैसी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन रेगुलेट करेगा? ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन सरकार उन पे कमर कसेगी कि अब हम रेगुलेट करेंगे कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के अंदर, जिसके अंदर था पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 के अंदर। तो 1773 से 1858 तक तो था कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और उसके बाद चालू हुआ था 1858 से 1947 तक क्राउन का रूल, मतलब ब्रिटेन के राजा का रूल, राजा या रानी का रूल। हुआ क्या था यहाँ पर हुआ था 1857 की क्रांति। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया था और कंपनी रूल खत्म होकर क्राउन रूल चालू हो गया था। लेकिन कंपनी जब तक रूल कर रही थी तब तक बहुत से एक्ट्स आए थे जिन्होंने तय किया था आज़ादी के बाद भारत की राजनीति या भारत का संविधान कैसा होगा। वैसे ही सबसे पहले जो आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का। और ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था
ब्रिटेन गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहला कदम उठाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और अब तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसको उसकी जो डेजिग्नेशन थी, जो पद था, उसको चेंज करके गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर्स की, कि ये 4 मेंबर्स के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो काउंसिल है वो इनको असिस्ट करेगी, वो इनको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी फैसले होंगे वो इन चारों की मंजूरी से होंगे। जो भी मेजॉरिटी फैसला होगा, 4 में से अगर 3 बोल रहे हैं कि ये करना है तो करना होगा। अगर 2-2 का फैसला टाई हो जाता है तब जाकर गवर्नर जनरल बंगाल के अपना वोट डालेंगे उस टाई को खत्म करने के लिए। तो 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। गवर्नर ऑफ बंगाल का पद जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और एक तरह से इनडायरेक्टली कंट्रोल कर किया गया मद्रास के और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को, क्योंकि उससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों इंडिपेंडेंट थी, अपना अपना काम कर रही थी। लेकिन 73 के बाद बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर। उनको रेगुलेट कर रहे थे, बंगाल रेगुलेट कर रहा था मद्रास और बॉम्बे को। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई 1773-74 के अंदर और पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाई गई। और जो भी सर्वेंट्स थे, जो नौकरशाह थे, कर्मचारी थे कंपनी के, उनको मना कर दिया गया कोई भी किसी तरह का करप्शन नहीं करेंगे, किसी तरह की रिश्वत नहीं देंगे, किसी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे। लोकल्स जो भी पॉपुलेशन है उनसे कोई गिफ्ट नहीं लोगे, किसी तरह का ट्रेड भी नहीं करोगे, सब मना कर दिया गया। ये था 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। इन शॉर्ट बताएं तो गवर्नर ऑफ बंगाल का पद जो था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनको असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में कलकत्ता के अंदर। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस बनाए गए सर एलिजा एम्पे को। ये है मोटा मोटा जो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 73 से। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड पिट्स थे उस टाइम पे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के 84 के आसपास। उन्होंने लाए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके अंदर बदलाव क्या किया गया कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स होगा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पहले कौन कंट्रोल करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू वाला सारा काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करा करते थे। लेकिन 84 के बाद जितना भी पॉलिटिकल अफेयर्स होगा, पॉलिटिकल मैटर होगा, वो सब देखेंगे 6 मेंबर की बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक कमिटी, एक तरह का बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे जो पॉलिटिकल मैटर्स देखते थे कंपनी का, और कमर्शियल मैटर्स देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो पहले देखते थे वो अभी भी वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो 73 एक्ट से मिली थी गवर्नर जनरल को, उसको घटाकर 3 मेंबर की कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल की घटाकर 3 मेंबर का कर दिया गया। और जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। अब बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे प्रेसिडेंसीज को, मद्रास और बॉम्बे को, सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी? मद्रास और बॉम्बे। जिस तरह से, इसी वजह से कलकत्ता एक तरह से कैपिटल बन चुका था। कैपिटल बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कलकत्ता को कैपिटल बना दिया गया।
मोटा मोटा पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, गवर्नर जनरल की जो चार मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको कम करके 3 मेंबर की कर दिया गया। जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई बंगाल के, और कलकत्ता को बना दिया गया कैपिटल ऑफ इंडिया। टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी थी ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उनका कैपिटल कलकत्ता बना दी गई। अगला जो एक्ट आया वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर आया चार्टर एक्ट आया 1793 का, जिसके अंदर क्या बदलाव किए गए, जो जितने भी अभी एक्ट आए थे उसके अंदर हर एक्ट के अंदर 20 साल की मोनोपोली, 20 साल के लिए मोनोपोली उनकी बढ़ाई जा रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए वो अधिकार दिए गए थे वो बढ़े जा रहे थे। 93 के अंदर उसको ट्रेड मोनोपोली को 20 साल तक बढ़ा दिया गया था कि 20 साल तक आप काम कीजिए, लेकिन हर साल का 40,000 पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। 20 साल तक ये बढ़ा दिए गए। गवर्नर जनरल के पास और भी ज़्यादा पावर हो गई। जो भी वो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 मेंबर्स की, जो भी वो फैसला लाते थे उसको ओवरराइड कर सकते थे, उनके खिलाफ भी जा सकते थे गवर्नर जनरल। अथॉरिटी ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो पहले से चल रहा था वो यहाँ पे भी चल रहा है। इट लेट डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ henceforth to be paid of the Indian revenue। याद रखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट के बाद से जितने भी ये नौकर थे, जितने भी कर्मचारी थे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह भारत रेवेन्यू से आता, जो भारत से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उनसे दी जाने लगी। अब तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भेज रही थी उनकी तनख्वाह, लेकिन अब जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है वही उनको दिया जाने लगा, जिसका मतलब था कि भारत का पैसा ही अंग्रेजों के पास जा रहा है, अंग्रेजों को दिया जाने लग गया था। इसके बाद आया 93 के एक्ट, चार्टर एक्ट के बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट, क्योंकि 20 साल तक उनको मोनोपोली दे दी गई थी, मतलब ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 20 साल तक कोई एक्ट नहीं आया। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज हुई कि जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, सिवाय चाय और चाइना के, कि चाय में ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है और चाइना से भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। ये दोनों को छोड़ के सबका सब खोल दिया गया। क्यों, क्या हुआ था 1813 के आसपास? 1813 के आसपास याद रखिएगा कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट राज कर रहे थे, तो उनका एक सिस्टम था कंटिनेंटल सिस्टम, उन्होंने एक लाया कंटिनेंटल सिस्टम, जिसमें कहा गया कि जो भी जितने भी ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में या बाहर ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो अपना सामान फ्रांस या फ्रांस के जो एलीज थे यूरोप में उनको नहीं बेच पाएंगे, उनको नहीं मिलेगा। तो फिर जो ब्रिटेन के अंदर ट्रेडर्स थे, ब्रिटेन में जो ट्रेडर्स थे, उनका नुकसान होने लगा। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि हमें भी भारत का मार्केट चाहिए, हमको भी व्यापार करना है, तो भारत का मार्केट हमें भी दीजिए। जिसके बाद से 1813 के अंदर कहा गया कि जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म करते हैं चाइना के साथ, और चाय में अभी भी वो करेंगे, लेकिन और किसी चीज़ में अब आप जा सकते हो, भारत में व्यापार कर सकते हो। 1813 के अंदर एक चीज़ और हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए धर्मगुरु थे, उनको परमिशन दिया गया, भारत में आइए, आप धर्म फैलाइए। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। एक और बड़ी बात, 1 लाख रुपए रिजर्व कर दिए गए 1813 के अंदर कि अब वेस्टर्न एजुकेशन या फिर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय में लोकल्स और जो नेटिव्स थे उनको पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस के लिए 1 लाख रुपए तक
खर्च किए जाएंगे। ये बड़ी चीज़ थी। और इसी एक्ट ने बताया कि जितना भी ये काम किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, ये सब का सब क्राउन की मर्जी से कर रही है, क्राउन की सॉवरेनिटी के अंदर कर रही है, क्राउन के ऊपर नहीं है। क्राउन ने जिस दिन, राजा या रानी ने जिस दिन कहा वापस आ जाओ, उस दिन वापस आ जाओ। ये सॉवरेनिटी बरकरार रखी जाएगी। 1813 के अंदर कहा गया। मोटा मोटा देखें तो 1813 के अंदर चार्टर एक्ट के जो मोनोपोली थी, ट्रेडिंग मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ख़त्म कर दी गई। सिर्फ चाय और चाइना के साथ वो कर सकते हैं। दूसरा, 1 लाख रुपए रिजर्व कर दिए गए भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस के लिए। जो सॉवरेनिटी थी क्राउन की, उसको बरकरार रखा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके अंदर ही काम करेगी। और क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला गया कि आप जाइए भारत में धर्म प्रचार कीजिए। यह 1813 का चार्टर एक्ट। और 20 साल के लिए इस एक्ट के अंदर भी 20 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स बढ़ा दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि 20 साल की मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स उनको दे दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1833 में अगला एक्ट आता है जिसके अंदर बड़े बदलाव किए गए। जैसे जिसको अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जा रहा था, उसका जो पद था उसको रीडेजिग्नेट करके कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब है कि अब जो बंदा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, वो पूरे भारत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी पूरे भारत के अंदर, उसको गवर्न करेगा, उस पर राज करेगा, उसके लिए लॉ बनाएगा। चाहे वो मिलिट्री हो, सिविल हो, कमर्शियल हो, पॉलिटिकल हो, रेवेन्यू का हो, सब के सब ये बंदा करेगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। जितने भी गवर्नर्स थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के, अब वो जो पहले कानून तो बना सकते थे, अब वो कानून भी नहीं बना सकते। पहले उनको रेगुलेट करते थे, कंट्रोल करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन कानून वो खुद बनाते थे। अब वो कानून भी नहीं बना सकते, उनकी पावर बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। सब चीज़ अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। सिविल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, सब के सब इंडिया वाले गवर्नर जनरल करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या पूरा का पूरा लेजिस्लेशन या फिर विधायी का कानून बनाने के पावर सब के सब चले गए गवर्नर जनरल के पास। गुलामी, जो स्लेवरी चला करती थी उस टाइम पर, गुलामी बहुत थी। नौकरों को रखा जाता था गुलाम कर कर, खाना बनाने के लिए, पैर धोने के लिए, पैर दबाने के लिए, उन सब के लिए नया कानून आया। स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कानून आया 1833 के अंदर। और एक चीज़ की गई, जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म कर दी गई। ट्रेडिंग राइट्स 20 साल तक के लिए बढ़ा दिए गए। ट्रेडिंग मतलब आप धंधा कर सकते हो भारत के अंदर, लेकिन अब ये नहीं कि सिर्फ आप ही धंधा कर सकते हो, दूसरी कंपनीज भी आ सकती हैं भारत में धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो 20 साल तक ट्रेडिंग राइट्स तो बढ़ा दिए, लेकिन उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। जो चाइना और चीन की बाकी रह गई थी, वो भी 1833 से ख़त्म कर दी गई।